के बाद में करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी इतना देर नहीं हुआ कि लोग चले गए। यही हमारे लोग जब जागरण कथा होता है, एक पलथी पर 3 घंटे 4 घंटे बैठे रहते हैं। बैठे रहते कि नहीं बैठे रहते? क्यों जितेंद्र कमल जी? तब जल्दी नहीं है। और अभी हमारे एक साथी हैं, पुराना संगठन हमसे जो जुड़ा हुआ था अलिप्को से, उषा जी अपने साथियों के साथ आई। कहा कि अब तो हम जाना चाहते हैं। हम कहा उषा जी 4 बजे रात से उठ करके वहां दिल्ली से चला हुआ। अक्सर ऐसा हो जाता है। तो मेरी भी हाल समझ लीजिए, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। तो ये कई ऑफिसर हैं अलिम्को के साथियों। हम लोग भाषण के बड़े आदी हैं। अपनी भाष सभी निकालना चाहता। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, या जरूर आप ध्यान रखिएगा। इतनी जानकारी सबको है जितनी मुझे है। अत्याचार उत्पीड़न के बारे में सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कोई अलग से नई बात नहीं जानता हूं। जहां तक फूले साहू पेरियार, ललई यादव, डॉक्टर अम्बेडकर, इन सब के विचारधारा की बात है, वो भी विचारधारा सब लोग जानते हैं। सवाल इस बात का है कि परिस्थितियां खराब क्यों होती जा रही। परिस्थितियां बहुत खराब हुई हैं। आर.के. सिंह जी ने अभी बताया है। एक समय था हम लोग मुफ्त में पढ़े, गांव से पढ़े, और बासी रोटी खा के जाते थे। चप्पल नहीं हुआ करता था, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं था, रोड भी नहीं थी। वो भी उस माहौल में पढ़े थे। वजीफा उल्टा मिलता था। पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक ठाक SC/ST का आदमी होता था, नौकरी लग जाया करती। लग जाती थी कि नहीं लग जाती? एक तरफ शिक्षा की व्यवस्था थी, दूसरी तरफ नौकरी लग जाती थी। क्या बात है कि वो आज दौर नहीं रहा। कहीं हमारे लोग तो कहीं उस षड्यंत्र में शामिल नहीं रहे। ये विचार करने की बात है। मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, भावनात्मक बात नहीं कर रहा, कि कहीं हम लोग भी तो नहीं अपने ये जो गिरावट है इसके जिम्मेदार नहीं रहे। 30 साल 40 साल पहले एक मूवमेंट शुरू हुआ। उस मूवमेंट ने कहा हम सत्ता के लिए लड़े। ठीक बात है, सत्ता की लड़ाई लड़नी थी, लेकिन बाकी सारे अधिकार थे वो छोड़ते चले गए। निजीकरण का मुद्दा छोड़ दिया, शिक्षा का निजीकरण हुआ, छोड़ते चले गए। न्यायपालिका 2nd जज का जो केस आया था 93, न्यायपालिका तभी से ताकतवर हुई। उसके पहले न्यायपालिका आरक्षण के खिलाफ फैसला नहीं देती थी। उसके बाद से देना शुरू किया। जब कॉलेजियम सिस्टम धीरे धीरे आया,
हमारे लोगों ने कुछ किया? पीट करके आए तो गर्दन काट ली गई, घर जला दिया गया, नौकरी नहीं लग रही है। सबका एक जवाब, सत्ता के लिए तैयार हो जाओ, सत्ता के लिए पैसा देते रहो, सबका एक जवाब। जो भी मिला था हम छोड़ते चले गए। उस समय न मंडल प्रथम आया था न मंडल द्वितीय आया था। 2 मंडल आए। एक मंडल का मैं एक की लड़ाई हमने लड़ा। 2006 में जब ओबीसी को उच्च शिक्षण में आरक्षण दिया गया तो उसका बड़ा विरोध हुआ। जब विरोध बहुत हुआ तो एससी एसटी वाले खड़े हो गए। एक यादव महासभा हुआ करता था, एक सत्यप्रकाश यादव जी थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे। हमने उनको कहा कि भाई डॉक्टर बनने का मौका आया, इंजीनियर बनने का मौका आया है, आपको लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया गया है, एक तरफा इसका विरोध हो रहा है, तो ओबीसी के लोग बोलते क्यों नहीं? न लालू जी बोल रहे थे, न मुलायम सिंह यादव जी बोल रहे थे। फिर हमने कई जातियों के संगठन, जैसे प्रजापति थे, गुर्जर समाज के लोग, नाई समाज, कश्यप, सेन समाज, सबको हमने बुलाया। उन्होंने कहा देखिए साहब, हम लोग लड़ते नहीं हैं, लड़ता शेड्यूल कास्ट है, हमारी लड़ाई आप लड़िए। ये 2006 की बात बता रहा हूं। तो उन्होंने मुझे कन्वीनर बनाया और एम्स, जो दिल्ली का एम्स था, उस एम्स को पूरा कन्वर्ट कर दिया था लड़ाई का मैदान। और सवर्ण के जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, अपनी डिग्री जला रहे थे वहां। ये 2006 की बात है। अर्जुन सिंह जी उस समय एचआरडी मिनिस्टर थे। मुझे बुलाए कि तो कहीं 93 अमेंडमेंट कहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन न कर रहा है, ओबीसी का कोई आदमी आ ही नहीं रहा है। मुझसे केवीएट फाइल करवाया। यानी ओबीसी की उस समय की मानसिकता क्या रही। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब स्थितियां जब बहुत बेहतर हो गई, आज ओबीसी सामाजिक न्याय के पहली कतार में खड़ा हुआ है, उस समय नहीं था। 1990 में जब मंडल लागू किया गया तो लाठी, गुर्जर समाज के लोग, तमाम जो दिल्ली के लोग थे, लाठी लेकर के मार रहे थे दलितों को। ये बात मैं बता रहा हूं। अरे आरक्षण वाले हैं, ओबीसी वाले लाठी लेकर मार रहे थे। मंसूरी जी ये हालत था। और पहला जो व्यक्ति मंडल के खिलाफ में आत्मदाह किया था, आप जानते हैं किस समाज का था? ओबीसी का। जागृति का कितना अभाव था, वैसे आज भी अभाव है। अरे 1-8 घंटे रुक तो सकते थे, चले गए। अगर कुंभ जाना होता तो 3 दिन 4 दिन तक पैदल चल करके जाते। जहां से क्या मिलता है सभी जानते हैं, और क्या मिला है हजारों वर्ष। लेकिन यहां 1 घंटे 2 घंटे रुक नहीं पाते। परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उस तरह का नहीं हुआ। 8 लाखों असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर ओबीसी समाज के हैं।
और जिसने दिया उसको मनुवादी कह करके उसको गाली दे दे के बाबा साहब के विरोधी थे, भारत रत्न नहीं दिया, चुनाव हरवा दिया, ये कोई बात होती है? इमोशनल ब्लैकमेल। इसलिए मैं आज यह कहना चाहता हूं कि आज जब मीटिंग यहाँ मेरी हो रही है जज साहब, तो विजय बहादुर जी को पता, 2 बार लखनऊ में मीटिंग हुई है, नाम नहीं लेना चाहता, कि भाई उसकी मीटिंग कहीं अगर हो तो मीटिंग में लोगों को जाने मत देना, कमल जी हंस रहे हैं, और उसके बाद फौरन उस जिले में मीटिंग करो। अरे भाई, जिसने कोटा दिया, परमिट दिया, मंडल दिया, वजीफा दिया, मैं मानता हूं जमीनहीनों को जमीन दिया, आप उसको इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके कि बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया, और लोग जाति भावनाओं में और भावनाओं में बढ़ गए। एक लड़ाई नहीं लड़ी, कभी सत्ता प्राप्त लड़ाई, कभी स्वाभिमान लड़ाई, ये इमोशनल लड़ाई है। बाबा साहब कभी इमोशनल लड़ाई नहीं लड़े, भावुक लड़ाई नहीं लड़े, नौकरियों के लिए लड़ा, मैटरनिटी लीव के लिए लड़ा। और एक बात बताओ, ये तो दुर्भाग्य है, मैंने कल ही बल्कि एक्स पर लिखा है कि 1949 में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक के आरक्षण की बात बाबा साहब ने करी थी। धर्म के आधार पर, जो अभी तक कहा जाता है ना कि धर्म के आधार पर नहीं है, नहीं है, लेकिन वो चाहते थे। मैंने ट्वीट किया, वो आर्टिकल भी है, मैं आर्टिकल दे दूंगा। आर्टिकल निकला कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, इन्हें भागीदारी मिलना चाहिए। ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो अभी मुसलमानों को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आरक्षण दे रही है, तो जो बीजेपी कह रही है कि अरे भाई, संविधान में या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही नहीं थी, बल्कि ये कही थी। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग आगे नहीं है उस समय। बहुत बड़ी सच्चाइयां हैं। गांव में अभी तक दलितों के अंदर एक भ्रम है। डॉक्टर अम्बेडकर को सरदार पटेल संसद में नहीं आने देना चाहते थे। अरे भाई, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो बाबा साहब की सदस्यता संविधान सभा से खत्म हो गई थी। एक कांग्रेस ने बंबई में उनका मेंबर जयकर को इस्तीफा दिलवाया, बाबा साहब को चुनवा करके लाया, और यहाँ का दलित गाली देता जा रहा, न पढ़ा न लिखा, इमोशनल बातें। यही नहीं, जब संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया बाबा साहब को, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संसद में खड़ा होकर कहा था, मुझसे भी बड़े बड़े विद्वान हैं इस संसद में, लेकिन मुझे बनाया, आश्चर्य हो रहा कि मैं इसके लायक हूं। एक होता है, एक जेस्चर होता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर सेड हिमसेल्फ। फिर उन्हीं के पीछे फिर कानून मंत्री बनाने, भारत रत्न नहीं दिया। अरे भारत रत्न तो खेल कूद वाले ले लेते हैं, भारत रत्न से कोई हमें आरक्षण मिल जाए, इस तरह की बात। चुनाव में हरवा दिया। चुनाव में दुनिया में कोई हारने के लिए लड़ता, हालांकि पहला चुनाव 52 में जब हारे बाबा साहब, तो जो सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन दोनों को मिलकर हराया था। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने चिट्ठी लिखी है, और पूरा उत्तर भारत इसी में गुमराह हो गया। और बचा खुचा 3 बार भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर दिया। जो दलित भारतीय जनता पार्टी के नजदीक भी नहीं आता था, वो नजदीक में आ गया। आज वही मनवाद यहाँ बैठ गया है पूरे नॉर्थ इंडिया में। अरे ऐसे भी दौर है, और इनको किसने मना? हार के लोग भी आए, किसने बनाया?
53 में एयर इंडिया का, 56 में LIC का, 69 में बैंक का, तेल के क्षेत्र का, कोयले का क्षेत्र का, सबका सरकारीकरण किसने किया? उसी में तो नौकरी मिली। और कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसने बनाया? उसी में तो नौकरी मिली। मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? उसी में तो नौकरी मिली। तो बड़ा भ्रमित समाज है। और अगर मैं आज यहां खड़ा हूं तो मैं किसी के कहने पर खड़ा हूं। जज साहब 2 साल से मुझे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आओ। मैं उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाह रहा था। 2012 के बाद में उत्तर प्रदेश छोड़ दिया था। भयंकर जातिवाद, दलितों में भयंकर जातिवाद, जात में जात। जब डिमोशन वाला मैटर आया था, डिमोशन समाजवादी पार्टी सरकार ने नहीं किया। डिमोशन जो यहां पर हुआ हो BSP के सरकार में हुआ है। लेकिन पढ़े लिखे लोग कम जानते, क्योंकि नागराज वाला केस मैंने पैरवी की और मत्था। अब ये अखिलेश जी को भी समझ में नहीं आता, सपा को भी नहीं समझ में आता, जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में 97 से देख रहा हूं। हर जजमेंट में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन था मैं, वक्त पर हमने रिट डाली है, हमारी रिट है। और सपा के ऊपर वो मर दिया गया कि सपा ने डिमोशन कर दिया। सच्चाई सुनने को तैयार नहीं। तो जज साहब ने कहा नहीं आप आइए। विजय बहादुर जी का साथ मिला, राधेश्याम जी का साथ मिला, अब साथ मिलता ही जा रहा, मिलता ही जा रहा। इस तरह से उत्तर प्रदेश में फिर से शुरुआत हुई। इन्होंने इलाहाबाद में कराया, लखनऊ में कराया, बाना में कार्यक्रम हुआ, आज कानपुर में है, आजमगढ़ में है, फिर एक अलीगढ़ में भी तय हो गया है, उसके बाद हापुड़ में है। कई कार्यक्रम, फैजाबाद में भी है, कई कार्यक्रम, अब बहुत सारे कार्यक्रम लग गए हैं उत्तर प्रदेश। अब हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश को सही दिशा देने का समय आया है, क्योंकि जिन्होंने बर्बाद करना था बर्बाद कर दिया और बर्बाद हो भी गए। तो जब वो बर्बाद हो गए, हम बर्बाद कर भी दिया है, तो यह तो कोई समझदारी नहीं है कि हम भी बर्बादी को देखते रहें और कुछ करें ना। इसलिए हम कुछ करें। और हमने हमेशा मुद्दे की लड़ाई लड़ी। एक 20 साल, 25 साल, 30 साल में एक बात बता दीजिए, कभी एक बड़ी दलित रैली OBC की लखनऊ में हुई हो, जो आरक्षण के लिए हुई हो, जो अधिकार को लेके हुई है? पॉलिटिकल तो हुई होगी। ये हालत है। एक बताइए मुझे, एक नहीं हुई है। हिस्सेदारी भागीदारी पर एक नहीं हुई। जागृति है। मैंने यही कहा कि जितना मैं जानता हूं उतना आप भी जानते। कोई नई बात नहीं जानता हूं कि शोषण हो रहा, इस समय दलित मारे जा रहे हैं। अरे एक मुख्यमंत्री का घर गंगा जल से धुलवा देना एक कम अपमान है। यादव समाज को उससे भी यादव समाज में भी जागृति कुछ आई है। एक तरह से योगी ने अच्छा ही काम किया कि कुछ तो जो बन रहे थे ना कुछ जो बन रहे थे अपने आप को ऊंचा, उन्होंने अपना स्थान दिखा दिया कि हो आप यही। तो एक काम और एक काम अभी आगरा में भी हो गया। आगरा में हो गया, लेकिन आगरा में तो जवाब तगड़ा दिया गया, तगड़ा दिया। अगर शायद बसपा का होता आदमी तो बसपा वाले को निकाल देती। मैं गारंटी कह रहा हूं, निकाल देती। मैं अपने कैडर के साथ कभी खड़ा होते नहीं देखा। मैंने देखा आपने कि तू बोला कैसे? एक तो बोलेगा ही, बोला ही क्यों? इस पर कहते तो बोला ही क्यों भाई तुमने? मैं 100% कह रहा हूं, मैं कोई गलत नहीं कर, निकाल देता।
कम से कम इसका हमें इनको धन्यवाद देना चाहिए। हम गैर राजनीतिक हैं, लेकिन एक बात है कि वो आदमी, उसका लीडर खड़ा हुआ था, ये अच्छी बात है। तो अभी ये दौर जो चल रहा है पूरा उत्तर प्रदेश का, और लोग भी यहाँ आए आज, और लोग भी कमिट करें कार्यक्रम कराने का। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से कार्यक्रम करा करके 1,50,000 लोगों को निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। हमें मैदान में उतरना चाहिए। आज एजुकेशन का क्या हालत है? 1,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इस देश में हो गई। 48 यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार की, ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उत्तर भारत में ओबीसी की कितना संख्या है साधु यादव जानते हैं? 6%। उससे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं 7%। यानी जो 52% का ओबीसी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन केवल 6%। अभी ताजा आंकड़ा आया, उस आंकड़े को मैंने लिखा है, मैं अपने एक्स पर पोस्ट पर लिखता रहता हूं। ये हालात है आज के दिन। तो शिक्षा आपके हाथ से जा रही, नौकरी जा रही, पावर कारपोरेशन का निजीकरण हो रहा तो नौकरी आपकी जा रही। तो देखिए, जब बैकवर्ड और दलित नौकरी करता है तो उसका परिवार, उसका समाज उस नौकरी से जुड़ जाता है, क्योंकि उसका आर्थिक आधार होता, सम्मान का आधार होता। सवर्ण के साथ में लागू नहीं होता। इसे निजीकरण की लड़ाई लड़ेगा है तो दलित पिछड़ा रहेगा, वरना सवर्ण निजीकरण की लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि केवल सवर्ण का कर्मचारी लड़ेगा। बस सवर्ण का कर्मचारी लड़ेगा, उसका घर नहीं लड़ेगा, उसकी जाति नहीं लड़ेगी, वही लड़ेगा। तो जो उत्तर प्रदेश में अभी आंदोलन चल रहा, तो मैं नीरज जी से कह रहा था, उनसे बात करिए कि आप लड़ाई नहीं लड़ पाए जब तक दलित को, ओबीसी को नहीं जोड़ेंगे, समाज नहीं जुड़ेगा। जब समाज नहीं जुड़ेगा, वोट नहीं हिलेगा। जब तक वोट नहीं हिलेगा, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। अब न विचार का कोई मतलब रह गया, न चिट्ठी पत्रिका, न मेमोरेंडम का। अब सिरों का मामला, अगर सिर आपके ज्यादा हैं उनसे आप बात मनवा सकते हैं, वरना अपनी बात से उनको कुछ नहीं मनवा सकते। वो बड़े कठोर दिल के लोग, वो घृणा करने वाले लोग। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। एक बात मुस्लिम समाज से वक्फ के बारे में, वक्फ के जो अमेंडमेंट बिल था, इसके खिलाफ सबसे पहले रैली हमने किया था 1 दिसंबर 2024 में रामलीला मैदान में। मैंने सोचा लाखों मुसलमान आएंगे, लेकिन हजारों मुश्किल से उत्सव आए। ये मुस्लिम समाज इकट्ठा तो होता है, आप मुशायरे का दावत दे दीजिए, शाम कवाली करा दीजिए, ये काम आप लोगों को करना है, लेकिन अधिकार को लेकर के नहीं आता मैदान, साथ नहीं आता। अभी हमने रिट डाली है, हमारी रिट की सुनवाई 2 दिन हुई, रिट की सुनवाई हुई, और जो पहला सेंटेंस चीफ जस्टिस का था, क्या किसी हिंदू एंडोमेंट में, हिंदू टेम्पल एक्ट में या राम मंदिर में गैर हिंदू है क्या? तो वकील जवाब नहीं दे पाया। हमारे वकील हैं शाहिद अली, हमारे 15-20 वकील खड़े थे। उस पर एक बीजेपी के एमपी से बुलवाया गया कि सुप्रीम कोर्ट को गृह युद्ध करा देगा, धर्म युद्ध करा देगा। उनका यह कहना कि 4 साल से अमेंडमेंट बिल, वक्फ एक धार्मिक कार्य है, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है 83 में बना, फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, तिरुपति बोर्ड है,
जम्मू एंड कश्मीर का टेम्पल एक्ट है। इन एक्ट में लिखा हुआ, राम जन्मभूमि में लिखा हुआ कि डीएम सेक्रेटरी मेंबर होगा। अगर डीएम हिंदू नहीं होगा तो एडीएम हिंदू होगा तो एडीएम होगा। अगर एडीएम भी हिंदू नहीं होगा फिर दूसरा कोई हिंदू होगा, लेकिन गैर हिंदू राम जन्मभूमि ट्रस्ट में नहीं हो सकता। तो भैया वक्फ बोर्ड में कैसे हो रहा गैर मुसलमान? दो गैर मुसलमान किसी तरह से आप रख रहे हैं भाई? सरकार देखिए, वक्फ बोर्ड सरकार बनाती है, एक गलत प्रचार है, वो गवर्नमेंट बनाती है, चाहे सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो चाहे स्टेट वक्फ बोर्ड। तो इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट का नजरिया ठीक रहा। अब 5 मई को सुनवाई है इस देश में। उसमें दूसरी बातें कहते हैं कि वाकिफ होता उपयोग करता, वाकिफ होता, ये शायद अरबी वर्ड है, जज साहब को पता होगा, क्योंकि अदालती लैंग्वेज है। वाकिफ उपयोग करता, वक्फ बाय यूजर्स। जैसे मस्जिद है या कब्रिस्तान है 13वीं 14वीं शताब्दी का, अरे भाई उसका डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा? ब्रिटिश सरकार तो रजिस्ट्रेशन एक्ट बाद में लाएगी, वो सारी के सारी जमीनें हड़प लेंगे लोग। तो ये सारा उनको जमीन हड़पने का सवाल है। इसलिए ये लड़ाई केवल मुसलमान नहीं लड़ सकता, कोई लड़ाई मुसलमान नहीं लड़ सकता। दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, आदिवासी है, ये जब तक ये पूरा समाज इकट्ठा होकर के नहीं लड़ेगा, अब इस लड़ाई को आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि जर्रे जर्रे में वो लोग बैठ गए हैं और राजनीतिक दल अकेले चुनाव इनको हटाना मुश्किल है। कोई बैठ करके कहे अरे अखिलेश यादव को भाई समझ नहीं है, राहुल गांधी को ऐसा करना चाहिए, उस नेता को ऐसा करना चाहिए, इसको कहना कर, इसको भूल जाओगा। आप क्या कर सकते हैं? जिस दिन आप अपना तय कर लोगे आपकी क्या भूमिका है, उस दिन आप लड़ाई लड़ लोगे, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। आज डीवेम की अभी एक आई है, इंटरनेशनल रैंकिंग है, उसने आप कह दिया कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। आज ही है, भारत में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो ये जन आंदोलन से उखाड़े जा सकते हैं, केवल राजनीति से नहीं उखाड़े जा सकते। इसलिए आज डोमा का यहाँ मीटिंग है, बड़ी जिम्मेदारी की मीटिंग है, और यहाँ जिम्मेदारी लेने हम भी आए हैं, आप भी आओ। ये माना कि छोटे छोटे संगठनों में बढ़ गया है समाज, सब राष्ट्रीय संगठन बना रखा है, प्रदेश संगठन, 4 आदमी संगठन बना दिया, लाखों लाख बढ़ गए हैं। आप अपना संगठन चलाते रहो, लेकिन डोमा कोई अपना संगठन नहीं है, ये संगठनों का संगठन है। आह्वान दो, ये 85% जो बहुजन समाज है, ये न केवल विचारधारा की लड़ाई लड़ेगा, बल्कि मुद्दे की लड़ाई लड़ेगा, अधिकार की दोनों लड़ाई लड़ेगा। न केवल सवर्णों को गाली देकर के हम जो अपना पेट भर लेते हैं, अपने मन में एक शांति पैदा कर लेते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। हमें अधिकारों को लेकर लड़ना पड़ेगा, मुद्दों को लेकर लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब हमेशा मुद्दों को लेकर लड़ते रहे। तो यही मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि ये जो भविष्य का ये जितने कार्यक्रम होंगे, इसमें से तरुण पटेल जी भी हमारे साथी आए। गोना में आप अगर करा सके इस तरह का आप कराइए, और भी जिले से भी आए, बांदा से भी आए हैं। चंद्रसेन जी खड़े हुए, हमारे जिला अध्यक्ष है बांदा से। बांदा इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम इन लोगों ने कराया। और कौन लोग हैं जो अपने यहाँ कार्यक्रम करा सकते हैं? अलिंको के लोग अफिलिएट होने चाहिए। जीडी सोनकर जी, आप हमारे पुराने साथी हैं, ये सब अधिकारी कर्मचारी हैं, ये भी सब अधिकारी कर्मचारी हैं।
आप लोग भी एक मजबूत कमेटी बनाइए और कानपुर को एक बहुत मजबूत केंद्र बनाइए, आंदोलन का केंद्र बनाइए, विचार का केंद्र बनाइए। और बिना विचार के नहीं होगा। विचार आपका मनवाद का हो और उसके बाद कहेंगे कि आपको सम्मान मिल जाए, आपके बच्चे को पढ़ाई लिखाई का मौका मिले, अवसर मिले, बराबरी का दर्जा, तो नहीं संभव। आपको पढ़ना पड़ेगा, विचारों को मानना पड़ेगा। कांवड़ कौन ज्यादा लेकर के जाता है? हमारे लोग ही जाते हैं। बीजेपी के मिनिस्टर के जितने बच्चे हैं, एक भी बच्चा कांवड़ में जाता हुआ देख लीजिए जाकर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आईवी लीग में है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में है, बोस्टन यूनिवर्सिटी में है। ये तो लिस्ट निकली हुई है। शिवराज सिंह का बेटा कहाँ है, रूडी का बेटा कहाँ है, जयशंकर का बेटा कहाँ है, राजनाथ जी का बेटा विदेश में है। और आप हमें कहेंगे कि देखो अपने धर्म और संस्कृति की बात मानना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए, अपने रीति रिवाज को नहीं छोड़ना चाहिए। ये कोई रीति रिवाज नहीं मानते, हिंदी पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को हिंदी में ये नहीं पढ़ाते, लेकिन दूसरे को कहेंगे हिंदी में पढ़ना चाहिए। अपनी संस्कृति नहीं छोड़ना चाहिए, ये फौरन संस्कृति छोड़ देते। फायदे की बात हो तो संस्कृति वगैरह भाड़ में जाए इनके लिए। ये सब दलितों और पिछड़ों को भड़काने का बहकाने का बात करते रहते। मंसूरी जी, आप भी कुछ मुस्लिम, आप भी जिम्मेदारी प्रदेश स्तर के, मंडल स्तर के लीजिए। देखिए भैया, आप किसी राजनीति में रह सकते हैं। आप समाजवादी पार्टी में हो, बहुजन समाज पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, आप राजनीति करिए, लेकिन सामाजिक स्तर पर एक रहना चाहिए। जैसे इस देश का जो सवर्ण होता है, जब आपका मामला आएगा दलित पिछड़ा का, तो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, सब एक हो जाता है। तो इसलिए ये अपने जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, इस पर तो भाई सबको एक होना चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूं कि कोई इसका राजनीतिक मकसद नहीं, लेकिन राजनीति में जो कर रहे हैं मैं उनके लिए भी एक पेश दे रहा हूं। देखो एक बात बता दूं, सवर्ण इस देश में 100% आबादी का नेता हो सकता है, तरुण पटेल नहीं हो सकते, उदित राज नहीं हो सकता। मुश्किल से हमारी जाति मान ले में ये नेता, यही बड़ी बात हो जाएगी। ब्राह्मण को 100% नेता मान लेंगे, ठाकुर को मान लेंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था ऐसी है। अगर किसी पार्टी में आप हैं भी, अगर किसी पार्टी में हैं, तो आप अपने समाज से जुड़ के रहिए, नहीं उस पार्टी जैसा चाहेगी आपको उसी तरीके से व्यवहार करेगी। आपको कुछ देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, आपको उखाड़ नहीं पाएंगे। आपका समाज आपके साथ रहेगा, आपकी ताकत रहेगी, आप कहीं भी रहेंगे ताकतवर रहेंगे, कहीं भी रहेंगे अपना काम करा लेंगे। वो आप ये अपनी औकात, अपनी सच्चाई को कभी भूलना नहीं चाहिए। लोग भूल जाते हैं, पार्टियों में गए भूल गए। तो वह भी एक मैं टेक्निक एक वो बता रहा हूं, सेक्रेट्स बता रहा हूं कि इस चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, जो विचारधारा है उस विचारधारा पर जरा पढ़ा करिए, साहित्य पढ़ा करिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ कुछ नेता भी बैठे हुए, कांग्रेस के भी हैं, सपा को भी। जब तक आप विचारधारा के आधार अपने समाज को अपने स्तर पर नहीं जोड़ोगे, तो आप ये समझ लीजिए कि भाग्य के ऊपर जियोगे कि भाग्य रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। यह जानना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में गए तो राजनीति में भी सफलता मिल जाएगी। अभी हमारे साथी ने कहा हमारी मेंबरशिप, हम देखिए ऐसा आज के समय में
कुछ बहुत सारी सुविधाएं हो गई। इस डिजिटल इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने लिया तो आरएसएस और बीजेपी में 2011 और 12 में लिया, और उसमें भी सबसे ज्यादा मोदी ने लिया। मोदी लैपटॉप लेकर के बहुत पहले बैठते थे। जब वो आदमी चीफ मिनिस्टर था, मैं पूरा इतिहास जानता हूं, अपने नेताओं को अपने टेक्नोलॉजी ईमेल के जरिए, फेसबुक के जरिए वो आदमी अपने नेताओं को कमजोर किया और उसके बाद में और दलों को कमजोर किया। तो जैसे सोशल मीडिया में एक्स है, पहले ट्विटर कहा जाता था, अब एक्स है, फेसबुक है, आप यूट्यूब है, वीडियो बनाते हैं, तमाम माध्यम हो गए। इसका इस्तेमाल जरूर करिए, लेकिन हमारे लोगों के पास में स्मार्टफोन है तो जरूर, लेकिन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहे हैं। ये बंद करके जो अच्छी चीजें हैं उसमें पढ़िए और उसको सर्कुलेट करिए। और मेंबरशिप के लिए मेरा वेबसाइट है www.dormaparisan.com, उसमें जाके आप देखते रहो। और मेंबरशिप आप घर से बैठ करके बन सकते हैं। एक एनुअल मेंबरशिप है, एक लाइफ मेंबरशिप है। लाइफ मेंबरशिप के लिए 1000, एनुअल मेंबरशिप के लिए 100 रुपए है। तो वेबसाइट पर जाकर के चेक करते रहिए। अगर कोई ऐसी बात हो, कोई अत्याचार हो, अन्याय हो, उसकी बात हमें दे सकते हैं। अलिंको भी एक समय में प्रोटोटाइप होने जा रहा था, कई साल पहले मूव चला था, उसमें मैंने कुछ हस्तक्षेप किया था। सलेम स्टील प्लांट प्राइवेटाइज हो रहा था, उसको भी हमने रोकने की कोशिश किया था। प्राइवेटाइजेशन के मतलब कि बैकवर्ड दलित सब गायब, खत्म, फिनिश। तो ये सारी लड़ाइयां हैं, लेकिन लोग चाहे जितने हो, चाहे जितनी जागृति हो, लेकिन संगठन नहीं है तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। यहाँ की जिला की कमेटी होनी चाहिए, यहाँ के कुछ लोग स्टेट कमेटी में आए। अभी हमारे साथी विजय बहादुर जी अकेले पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं, और लोग भी निकले। कानपुर देहात है, आसपास के जिले हैं, वहां पर संगठन खड़ा किया जाए। संगठन के बगैर आप लड़ नहीं सकते, चाहे जितने आप जागृति देख लो, जब टुकड़े टुकड़े में रहेंगे तो लड़ा नहीं जा सकता। एक अच्छी बात है